25 मार्च 1971 की वो काली रात। ढाका में अंधेरा घना हो चुका था। अचानक पाकिस्तानी सेना के टैंक और सैनिक हर तरफ से निकल पड़े। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गया। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में सो रहे छात्रों को, बुद्धिजीवियों को, हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू हो गई। महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए। एक ही रात में हजारों बंगाली बेगुनाहों का खून सड़कों पर बहने लगा। लेकिन इस भयानक नरसंहार के बीच एक रहस्यमयी सच्चाई छिपी थी। क्या ये सब पहले से तय था? और क्या भारत की नई खुफिया एजेंसी रॉ ने इस तूफान को भविष्य में बदलने के लिए महीनों पहले ही चुपके चुपके अपनी जाल बिछाना शुरू कर दिया था? दोस्तों, आज हम खोलेंगे 1971 के उस अनकहे, रहस्यमय और सस्पेंस भरे अध्याय को, जब भारत ने पाकिस्तान को चुपचाप कुचलते हुए बांग्लादेश की जन्मभूमि तैयार की। ये कहानी है साजिशों की, बलिदानों की, छाया में काम करने वाले जासूसों की, बहादुर सेनापतियों की और एक ऐसी दूरदर्शी रणनीति की जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गई। सबसे पहले समझिए पृष्ठभूमि। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला। पूर्व पाकिस्तान में बंगाली भाषा, संस्कृति और बहुसंख्यक आबादी थी, लेकिन सत्ता पश्चिम के हाथ में। भेदभाव बढ़ता गया। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्व पाकिस्तान में भारी जीत हासिल की, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। आंदोलन शुरू हुआ। फिर आया वो खौफनाक पल, 25 मार्च 1971 की रात। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। बंगालियों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। अनुमान है कि पूरे 9 महीनों में 3 लाख से लेकर 30 लाख तक निर्दोष लोग मारे गए। 2 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। लगभग 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी भारत की तरफ भागे। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में शिविर भर गए। भारत पर भारी बोझ पड़ा, लेकिन इस संकट ने भारत को एक बड़ा रणनीतिक मौका भी दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने सोचा, सिर्फ मानवीय मदद नहीं, पाकिस्तान को कमजोर करना और पूर्वी मोर्चे का खतरा हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है। ठीक इसी समय भारत की नई खुफिया एजेंसी रॉ, जो सिर्फ सितंबर 1968 में बनी थी, पूरी तरह सक्रिय हो गई। उसके पहले प्रमुख आर.एन. काओ ने पाकिस्तान पर गुप्त कार्रवाई का खाका तैयार किया था। अब 1971 में उनका पहला बड़ा टेस्ट शुरू हो गया। रॉ ने चुपके से बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करना शुरू किया। मुक्ति बहिनी का गठन हुआ। ये थे बहादुर बंगाली योद्धा जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। रॉ ने उन्हें हथियार, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी मुहैया कराई। पूर्व बंगाल रेजिमेंट और पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कई बंगाली सैनिकों ने विद्रोह कर मुक्ति बहिनी में शामिल हो गए। कलकत्ता में रॉ के अधिकारी पी.एन. बैनर्जी जैसे लोग पूरे ऑपरेशन को चुपचाप समन्वयित कर रहे थे। मई 1971 तक भारतीय सेना ने मुक्ति बहिनी को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। ऑपरेशन जैकपॉट शुरू हुआ। भारत के विभिन्न शिविरों में बंगाली युवाओं को छोटे हथियार, विस्फोटक और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा मुक्ति बहिनी योद्धा तैयार हुए, जिनमें 10,000 मुजीब बहिनी के कैडर सीधे रॉ की देखरेख में थे। ये योद्धा पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइनें तोड़ते, पुल उड़ाते, संचार व्यवस्था बाधित करते। पाकिस्तानी सैनिक दिन में कैंप में छिपे रहते, लेकिन रात होते ही डर से कांपते, कहीं गुरिल्ला हमला न हो जाए। रॉ ने सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं दिया, बल्कि बेहद गोपनीय अभियान भी चलाए। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के तिब्बती योद्धाओं के साथ ऑपरेशन ईगल चलाया गया। ये मिशन इतना रहस्यमयी था कि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं है। नागा और मीज़ो विद्रोहियों को, जो पाकिस्तान चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, वहां से अलग करने में मदद मिली। रॉ के एजेंट पूर्व पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों और विदेशी दूतावासों में काम करने वाले बंगालियों से संपर्क कर महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाते रहे। इसी बीच भारतीय सेना की कमान संभाल रहे थे सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1971 में जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि क्या हम तुरंत युद्ध के लिए तैयार हैं, तो सैम मानेकशॉ ने साफ कहा, अभी नहीं, सेना तैयार नहीं है, मॉनसून आने वाला है, हथियार और गोला बारूद की कमी है। उन्होंने कहा, मुझे समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जब युद्ध होगा तो हम 100% जीतेंगे। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी। सैम बहादुर ने सेना को तैयार किया, रणनीति बनाई और मुक्ति बहिनी के साथ समन्वय स्थापित किया। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को निर्णायक जीत दिलाई।
धीरे धीरे मुक्ति बहिनी ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया। अगस्त 1971 में ऑपरेशन जैकपॉट के तहत चटगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर हमले हुए। नौसैनिक अभियान से पाकिस्तानी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा। बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों ने इतना दबाव बनाया कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने अचानक पश्चिमी मोर्चे पर हमला बोल दिया, ऑपरेशन चंगेज खान। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर सरप्राइज अटैक किया, लेकिन रॉ की पहले से दी गई खुफिया जानकारी और भारतीय वायुसेना की तैयारियों के कारण ये हमला असफल रहा। भारत ने तुरंत जवाब दिया। उसी रात भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। 3 मिसाइल बोट्स आईएनएस निर्घात, निपात और वीर ने पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों को डुबो दिया, तेल भंडार को आग के हवाले कर दिया। कराची की रात आग और धुएं में बदल गई। ये हमला इतना घातक था कि पाकिस्तानी नौसेना सदमे में चली गई। इसी दौरान पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को डुबोने के मिशन पर बंगाल की खाड़ी में घुसपैठ की, लेकिन भारतीय नौसेना की सतर्कता और आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने गाजी को डुबो दिया। गाजी का डूबना पाकिस्तानी नौसेना के लिए बड़ा झटका था। पश्चिमी मोर्चे पर 4 दिसंबर की रात को लोंगेवाला का युद्ध शुरू हुआ। राजस्थान के थार रेगिस्तान में सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों की छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के 4000 सैनिकों और 45 टैंकों के हमले का सामना किया। पूरे रात उन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया। लोंगेवाला की ये अद्भुत लड़ाई ने पाकिस्तान की पश्चिमी योजना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेघना नदी एक बड़ी बाधा बन गई। पाकिस्तानी सेना ने पुल उड़ा दिया था। यहां भारतीय सेना और वायुसेना ने एक अनोखा चमत्कार किया। मेघना हेली ब्रिज MI-4 हेलीकॉप्टरों ने बार बार उड़ान भरकर सैकड़ों सैनिकों, हथियारों और गोला बारूद को नदी के पार पहुंचाया। ये हेली ब्रिज ऑपरेशन इतना सफल रहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों को बाईपास करते हुए सीधे ढाका की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव चरम पर था। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और अपनी 7वीं फ्लीट को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा, लेकिन सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। अगस्त 1971 में भारत सोवियत मित्रता संधि ने भारत को सुरक्षा कवच प्रदान किया। जब अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा तो सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियारों से लैस जहाज और पनडुब्बियां भेज दी। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 बार वीटो लगाकर भारत को समय दिलाया। अब पूरा युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना और मुक्ति बहिनी ने मिलकर पूर्व पाकिस्तान पर हमला बोला। मित्र सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। भारतीय सेना ने चतुराई से ढाका की तरफ बढ़ना शुरू किया, छोटे छोटे शहरों में फंसे बिना। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के कमांडर A.A.K. नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये विश्व युद्धों के बाद सबसे बड़ी सैन्य आत्मसमर्पण में से एक था। सिर्फ 13 दिनों में युद्ध खत्म हो गया। पूर्व पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। पाकिस्तान टूट गया, उसका आधा हिस्सा हमेशा के लिए चला गया। भारत की रणनीति कामयाब रही। रॉ की गुप्त तैयारी, सैम बहादुर मानेकशॉ की दूरदर्शिता, लोंगेवाला की वीरता, गाजी का डूबना, ऑपरेशन ट्राइडेंट की बहादुरी, सोवियत संघ का समर्थन और भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की बहादुरी ने मिलकर इतिहास रचा। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये उन लाखों बंगालियों की भी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये उन भारतीय सैनिकों की है जिन्होंने सीमा पर खून बहाया। ये उन रॉ एजेंटों की है जो छाया में काम करते रहे और कभी नाम नहीं लिया गया। आज भी कई दस्तावेज गोपनीय है। दोस्तों, 1971 की ये जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये न्याय की जीत थी, स्वतंत्रता की जीत थी और भारत की दूरदर्शिता तथा छिपी हुई ताकत की जीत थी। जब पाकिस्तान ने बंगालियों पर अत्याचार किया, तब भारत ने न सिर्फ शरण दी बल्कि उनके सपने को हकीकत बना दिया। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हम सबको गर्व है कि भारत ने इस जंग में अहम भूमिका निभाई। ये अनकही, रहस्यमयी कहानी हमें याद दिलाती है, सच्ची ताकत अक्सर छाया में काम करने वालों की होती है, जो चुपचाप प्लान बनाते हैं और इतिहास को हमेशा के लिए बदल देते हैं। 16 दिसंबर को जब हम विजय दिवस मनाते हैं तो याद रखें, ये सिर्फ सैनिकों की जीत नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति, रणनीति और बलिदान की जीत थी। अब सवाल आपसे है, अगर आप उस समय होते तो क्या करते?
अपना जवाब कमेंट में अवश्य लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही सार्थक जानकारियों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।